नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की चुनावी राजनीति हर गुजरते दिन के साथ दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। बिहार में नए नए राजनीतिक दल बिहार की चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि बिहार में स्थापित तौर पर जो दो मुख्य गठबंधन है, सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और जो उसको चुनाव में हराकर बाहर करना चाहती है वो विपक्षी इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों के अंदर घमासान मचा हुआ है, रस्साकसी मची हुई है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके बाद से पार्टियों के अंदर सीट बंटवारे को लेकर, गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान मची हुई है। और यहां पर एक बार फिर से सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या पिछले बार के विधानसभा चुनाव की तरह, यानी 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह, चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग होकर बिहार में क्या अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं? यह सवाल क्यों उठ रहा है? क्यों ये सवाल निकलकर सामने आ रहा है? और क्या इस बार फिर से चिराग पासवान 2020 के प्रयोग को ही दोहराना चाहते हैं? क्या है वह 2020 का प्रयोग, वो भी आगे आपको बताऊंगा। या इस बार उनके पास किसी और तरह की रणनीति है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप एक ही फॉर्मूले से जनता को बार बार अपने आप को समर्थन देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जनता के पास कुछ नई चीज आपको रखनी होगी। क्या चिराग पासवान के पिटारे में कोई नई चीज है बिहार की जनता को देने के लिए? क्योंकि वो मान सम्मान और अपमान के मुद्दे को इतना आगे खींच कर ले गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड उनको जो दे रही है एनडीए गठबंधन में, अगर उस पर आकर वो मान जाते हैं तो यह उनका सबसे बड़ा अपमान होगा। और अगर वो उस पर नहीं मानते हैं तो एनडीए गठबंधन का दरवाजा एक तरह से उनके लिए खोल दिया गया है। क्या करेंगे चिराग पासवान? क्या होगा एनडीए गठबंधन में? और अगले 24 घंटे क्यों एनडीए गठबंधन की राजनीति के लिहाज से, बिहार की चुनावी राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं? और पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है, इन तमाम जानकारियों को तथ्यों के साथ आपके सामने रखूंगा। बिहार के चुनावी मिजाज को आपके सामने कुछ मिनटों में रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। अब आते हैं हम आज के मुद्दे पर, आज के सबसे बड़े मुद्दे पर। बिहार में जब उनकी बात नहीं मानी जाने लगी तो फिर चिराग पासवान ने एक बड़ा दांव चलते हुए बिहार की राजधानी छोड़कर बिहार की राजधानी पटना को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली में आ गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संदेशा भिजवाया कि अब अगर गठबंधन की राजनीति पर बात करनी है तो आइए दिल्ली में बात करते हैं। और फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? परसों धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के, यानी बिहार प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, वो देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह भी सेम फ्लाइट में आए। और कल सुबह नीतीश कुमार ने एनडीए नेताओं की बैठक बुला ली। अब देखिए, उनके पार्टी के कोटे से जो केंद्र में मंत्री बने हैं वो दिल्ली आ गए और नीतीश कुमार ने सुबह सुबह अपने नेताओं की बैठक बुला ली, जिसमें उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी बुलाया, विजय चौधरी को भी बुलाया, कई अन्य नेताओं को भी बुलाया और पहले सबके साथ सामूहिक तौर पर बैठक की और इसके बाद बंद कमरे में नेताओं के साथ 1-to-1 बैठक करने लगे। और जैसे ही नीतीश कुमार के पटना में मुख्यमंत्री आवास यानी एक अने मार्ग पर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ 1-to-1 बैठक करने की खबरें देश की राजधानी दिल्ली पहुंची, भारतीय जनता पार्टी में कल ही खलबली मच गई। फिर जो प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, जो बीजेपी के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं मंगल पांडे, वो दोनों आनन फानन में बिहार प्रदेश के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के घर पहुंचे। और उनके पास ही, उनके घर के पास ही जो है वो चिराग पासवान का भी घर है, क्योंकि अभी वो सांसद वाले फ्लैट में ही रह रहे हैं, मंत्री वाले बंगले में शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो फिर ये तीनों नेता, दोबारा से दोहरा देता हूं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, केंद्रीय मंत्री जो कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र
प्रधान, और भारतीय जनता पार्टी के जो पहले से ही प्रदेश प्रभारी है विनोद तावड़े, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी है, और बीजेपी के कोटे से नीतीश कुमार की बिहार सरकार में मंत्री बने मंगल पांडे, ये तीनों चिराग पासवान के घर पहुंचे। लगभग 40 मिनट तक मुलाकात हुई, और ये भी फॉर्मूला एक बड़ा अजीब है कि 40 मिनट की मुलाकात में चिराग पासवान जो 80 से काउंटिंग शुरू किए थे, 70 पर आए, 60 पर आए, 40 पर आकर अड़ गए कि 40 से नीचे में किसी भी सूरत में हम लोजपा के लिए नहीं स्वीकार कर सकते। कुछ सीटें भी उन्होंने गिना दी कि ये सीटें हमें चाहिए। 5 सांसद है, हर संसदीय क्षेत्र में 2-2 सीटें मांग ली, अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक अलग से सीटें मांग ली, और टोटल जो टैली है वो 40 के आसपास पहुंचा दिया कि 40 से कम में हम मानने को तैयार नहीं है। उधर नीतीश कुमार अड़े हुए कि 18-20 से ज्यादा वो चिराग पासवान को देने को तैयार नहीं है। और जब चिराग पासवान फंसते हुए नजर आए, उनको लगा कि अब इसमें कुछ नहीं मिल सकता, तो कल ही लोजपा के हवाले से खबर चलनी शुरू हो गई कि लोजपा के लिए गठबंधन के सारे विकल्प खुले हैं, और वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से भी गठबंधन कर सकते हैं, जन स्वराज से भी समझौता कर सकते हैं। और यहीं पर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगी, यहीं पर कई तरह की कहानियां निकलकर सामने आने लगी कि क्या वाकई चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। 2020 और 2025 में बहुत फर्क आ गया है। 2020 में जो चिराग पासवान ने किया, नीतीश कुमार को इसका आइडिया कतई नहीं था। वो एनडीए से अलग हुए, बीजेपी से अलग नहीं हुए, एनडीए गठबंधन से अलग हुए, अपने आप को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर चुनाव लड़ गए, और ज्यादातर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के खिलाफ चुनाव लड़ा, और ज्यादातर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवारों को टिकट दिया। और उनका मकसद बीजेपी को नुकसान पहुंचाना कतई नहीं था, उनका मकसद सीधे सीधे नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना था, और नुकसान पहुंचाया उन्होंने। पिछली बार एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार की पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ी। इससे पहले के चुनाव में 71 विधायक जिताकर लाई थी, लेकिन चिराग पासवान ने जो बंटाधार किया नीतीश कुमार की पार्टी का, तो वो 43 सीटें ही जीत पाए। और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा, जबकि वो 5 सीटें कम लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड से, यानी नीतीश कुमार की पार्टी 115 पर लड़ी, बीजेपी 110 पर लड़ी, लेकिन उनके सीटों का आंकड़ा, बीजेपी के सीटों का आंकड़ा 53 से बढ़कर 74 तक पहुंच गया। और इस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन में नंबर 2 की पार्टी बनकर रहेगी। इस बार ऐसा नहीं हो सकता। पिछली बार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, और मैं क्यों कह रहा हूं कि अब चिराग पासवान के पास विकल्प क्या है? क्या प्रशांत किशोर उनको लेने को तैयार होंगे, या इसी तरह के एक और असंतुष्ट नेता है जो इंडिया गठबंधन में शामिल है? फिलहाल मुकेश सहनी साहब जो उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं, विधानसभा के सीटों की संख्या तो छोड़ दीजिए, उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं। इधर चिराग पासवान के जीजा, उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती बार बार मुख्यमंत्री पद पर अप्रत्यक्ष तौर पर चिराग पासवान की दावेदारी जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान जो है वो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, या चिराग पासवान मुकेश सहनी के साथ कोई गठबंधन बनाएंगे? क्योंकि इस बार जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए वो चुनाव लड़े, और नीतीश कुमार उन्हें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने रहने दे, ये संभव नहीं है। और इसलिए सवाल उठा कि चिराग पासवान के पास विकल्प क्या है। पिछली बार बीजेपी के पास बहुमत था, 300 से ज्यादा लोकसभा सांसद थे, कोई दिक्कत नहीं थी। नीतीश कुमार डरा नहीं सकते थे, झुका नहीं सकते थे बीजेपी को, और नीतीश कुमार को एहसास भी नहीं था कि बीजेपी चिराग पासवान का इस्तेमाल करके उनके साथ ऐसा खेला कर सकती है। तो चिराग पासवान अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। इस बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद है, और केंद्र में प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, केंद्र में सरकार को बनाए रखने के लिए उन्हें जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों की जरूरत है। तो इस बार नीतीश कुमार ये कतई नहीं होने देंगे कि चिराग पासवान 2020 की तरह अलग होकर चुनाव लड़े और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हराने के लिए चुनाव लड़े। क्यों? क्योंकि उनको पता है नीतीश कुमार का लक्ष्य यही है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में उन्हें सबसे बड़ी पार्टी बननी है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी से तो ज्यादा विधायक हर हाल में उनको जिताकर लाने हैं। और चिराग पासवान भी इस बात को बखूबी समझते हैं। चिराग पासवान की इसी मजबूरी को समझते हुए नीतीश कुमार अड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है कि 18 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं हूं। बीजेपी चाहे तो अपने कोटे से 2 सीटें और दे सकती है, यानी 20 सीटें दे सकती है, 40 तो हम कतई नहीं देंगे। और फिर कौन कौन सी सीटें मिलेंगी लोजपा को, इस पर भी बैठकर चर्चा होगी, यानी सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है। खबरें जरूर आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक तरह से प्लान करने की कोशिश की जा रही है कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी से भी गठबंधन कर सकते हैं, हालांकि सूत्र कुछ और बता रहे हैं। प्रशांत किशोर भी
तारीफ जरूर करते रहे हैं चिराग पासवान की, लेकिन वो अभी फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। लॉन्ग टर्म की राजनीति वो देख रहे हैं और इसलिए वो अपनी पार्टी यानी जन स्वराज को बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ाना चाहते हैं। तो अब उनके पास विकल्प यही बचता है कि वो मुकेश सहनी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केंद्र में मंत्री का पद, केंद्र में सत्ता सुख छोड़कर क्या चिराग पासवान बिहार की चुनावी राजनीति में विधानसभा के घमासान में उतरने को तैयार है? क्योंकि इस बार नीतीश कुमार की जैसी तैयारी है। नीतीश कुमार जिस तरह से धड़ाधड़ योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, महिलाओं के खातों में धड़ाधड़ पैसे पहुंचा रहे हैं, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भले ही कई तरह के दावे किए जाते रहे हो, चिराग पासवान भी जब नीतीश दूसरे खेमे में थे तो चिराग पासवान भी कई बार इस तरह के दावे कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक गोटियों को बिल्कुल सही तरीके से अलग अलग जगह पर फिट करते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए चिराग पासवान की बेचैनी बढ़ गई क्योंकि विकल्प उनके पास सीमित होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अब चिराग पासवान, क्योंकि वो बता चुके हैं कि भाई 40 से नीचे 45 से नीचे जाएंगे तो अपमानजनक है, तो क्या वो 20 सीटों पर जो उनके लिए अपमानजनक है उस पर तैयार हो जाएंगे, या केंद्र में मंत्री का पद छोड़कर बिहार में अकेले चुनाव लड़ने जाएंगे, या प्रशांत किशोर को मनाने की कोशिश करेंगे, या मुकेश सहनी के साथ गठबंधन बनाते हुए नजर आएंगे, या जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान एक जमाने में बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ गए थे, उसी तरह का कोई फॉर्मूला सामने रखकर वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहेंगे। ये तो आने वाले 24 से 48 घंटों में ही ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच बिहार की चुनावी राजनीति बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। जिन प्रशांत किशोर के बारे में यह माना जा रहा था कि वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे, उन प्रशांत किशोर ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नेता विहीन कर दिया है। जी हाँ, नेता विहीन कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो यूएसपी हुआ करती थी वो क्राइम, करप्शन और अपने नेताओं की बेदाग छवि को सामने रखते थे। जब वो तेजस्वी यादव को सातवीं फेल बताते हुए नजर आते थे तो जाहिर सी बात है वो कहते थे कि उनके पास जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की डिग्री और सम्राट चौधरी के आपराधिक इतिहास को जिस तरह से सामने रख दिया, उसके बाद बीजेपी के पास बिहार में नेताओं का अकाल पड़ गया। अब जरा देखिए, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी आरोप, गंभीर आरोप, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी गंभीर आरोप, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे पर भी गंभीर आरोप, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर भी गंभीर आरोप, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, राज्य में मंत्री हो, केंद्र में मंत्री हो जो बिहार से आते हैं, वो तो इस डर से दुबले हुए जा रहे हैं कि अगला निशाना जो है प्रशांत किशोर का उन पर ना हो। और इसलिए मैंने कहा कि प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी से उसकी यूएसपी छीन ली है, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है, और ऐसी सूरत में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। शहरी इलाकों में प्रशांत किशोर जो है वो ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। और बिहार के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ता कौन है एनडीए गठबंधन में? भारतीय जनता पार्टी। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश दिखावा जरूर कर रही है चिराग पासवान को मनाने की, लेकिन हकीकत में वो चाहती है कि चिराग पासवान बाहर चले जाए, मुकेश सहनी के साथ गठबंधन कर ले, ताकि वोटों का बिखराव हो, और वोटों के बिखराव में भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी की पुरानी रणनीति है, उस रणनीति के तहत चुनावी जीत हासिल कर ले। जीत का मार्जिन, जीत हार का मार्जिन वैसे भी बिहार की चुनावी राजनीति में बहुत कम रहता है। पिछली बार बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर 11,100 कुछ वोटों का अंतर था, तो जीत हार का अंतर निश्चित तौर पर जो मार्जिन रहता है वो बहुत कम रहता है। तो इस तरह की रणनीति की बात भी कही जा रही है। अब चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या चिराग पासवान एनडीए का दामन छोड़ेंगे? क्या चिराग पासवान अपमानजनक सीटें स्वीकार कर लेंगे? क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होंगे तो उससे पहले क्या मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? और अगर चिराग पासवान बिहार की चुनावी राजनीति में उतरेंगे तो उनके पास गठबंधन को लेकर विकल्प क्या है? क्योंकि ध्यान रखिए, पिछली बार भी चिराग पासवान पूरे बिहार में चुनाव लड़ नहीं पाए थे, और इस बार भी पूरे के पूरे बिहार में उनकी पार्टी को 243 उम्मीदवार मिल पाए अकेले अपने दम पर, इसकी संभावना बहुत कम है। तो क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, 6 नवंबर को 121 सीटों पर, 11 नवंबर को दूसरे चरण के तहत 122 सीटों पर, और पहले चरण का चुनाव जिन 121 सीटों पर होना है
उसके लिए नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी होना है, यानी 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है पहले चरण के चुनाव के लिए। तो जो भी फैसला होगा वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तो अगले 24 से 48 घंटे बिहार की चुनावी राजनीति के लिए और खासतौर से एनडीए गठबंधन की चुनावी राजनीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तमाम तथ्यों को मैंने आपके सामने रख दिया। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कि बिहार की चुनावी राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं। चिराग पासवान के पास विकल्प क्या है? क्या चिराग पासवान आज की तारीख में एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ने की हिम्मत जुटा पाते हैं? और क्या नीतीश कुमार ने जिस तरह से घेरेबंदी कर दी है उस घेरेबंदी में फंस कर वो रह जाते हैं? क्या होने वाला है बिहार में, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे फिर अपील करूंगा, फिर आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, हमारे वीडियो देखिए, कमेंट करके जरूर बताइए हमारी स्टोरी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।